जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम पूरे का पूरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट का पेपर सोल्व कर रहे हैं। और इसमें मैं ये क्वेश्चन तो आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि पूरा पेपर आप एक साथ देख सके। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट एनी 5 पॉइंट्स विच रिड्यूसेस द कम्युनिकेशन गैप, यानी कि संवादहीनता को कम करने के लिए कोई 5 बिंदु लिखिए। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं ना तो बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं। अब वो कम्युनिकेशन गैप कई कारणों से हो सकता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को हमारी लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, या फिर हम अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, या हमारे दिमाग में एक क्लियर थॉट ना हो कि हमारा पर्पस क्या है उस कम्युनिकेशन को लेके। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कम्युनिकेशन गैप के लिए। और तो कम्युनिकेशन गैप को अगर दूर करना है ना तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हमको ठीक करना होगा। तो पहली बात तो ये कि प्लान अहेड, पहले से ही हमको प्लान बना के रखना है। देखो, एक तो कोई आके डायरेक्टली आपसे बात करता है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में बात करनी है, कुछ भी मन में आ रहा है और वो बोल रहा है या जो उसको पता है थॉट रैंडम। और एक वो जब उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके आता है, उसको पता है कि उसका पर्पस क्या है, इस टॉपिक को अच्छे से समझाना है, तो जब अच्छे से वो तैयार करके आएगा तो वो अच्छे से समझा पाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। तो प्लान करके आना। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना। हम दूसरों को भी जब योजना बनाने में शामिल करेंगे तो उससे कम्युनिकेशन गैप कम होगा। लिसन दी टू दी सजेशन मेड बाय अदर्स। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिसनिंग। ठीक है, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लिसन मतलब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे हम कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक विद पर्पज एंड बी स्पेसिफिक। हमारा क्लियर पर्पज होना चाहिए कि हम ये बात जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं, और हमको स्पेसिफिक रहना है। स्पेसिफिक यानी कि अगर हम बात किसी एक टॉपिक के बारे में कर रहे हैं तो हम उसी टॉपिक के बारे में बोलें, इधर उधर ना निकल जाएं। ठीक है, तो ये होगा। जस्टिफाई यूर स्टैंड विदाउट अपसेटिंग अदर। देखो, अगर हमको कोई बात ठीक लग रही है या हम जो बात बताना चाह रहे हैं उस स्टैंड के साथ रहें, लेकिन इस हिसाब से दूसरों को वो बात हमको जस्टिफाई करनी है कि दूसरों को बुरा ना लगे या जिसको हम समझा रहे हैं उसका बुरा ना लगे। बीइंग सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूति होनी चाहिए हमारे बीच में, हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए सभी को लेके। और दूसरा बीइंग इनडिसिजिव। इनडिसिजिव का यहाँ पे ये मतलब है कि हमको एकदम से निर्णय पे नहीं आना, पहले बाकी लोगों की बातों को भी सुनना है, अपने व्यू पॉइंट का भी ध्यान रखना है, और फिर एक निर्णय के ऊपर, फिर एक कंक्लूजन के ऊपर आना है। डायरेक्टली किसी भी डिसीजन के ऊपर जंप नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे हम कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय की एक निजी समझ विकसित करना। आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे लॉन्ग है भाई, ठीक है, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है उनको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज। हमको ऐसी एक्टिविटीज, आपको जैसे पता है कि हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनसे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, यानी कि कुछ कामों को करने हैं। 80-20 रूल आपने सुना होगा। 80-20 रूल क्या कहता है कि हमको जो रिजल्ट मिलते हैं 80% रिजल्ट हमको 20% चीज़ों को करने से मिलते हैं, और 20% रिजल्ट हमको 80% चीज़ों को करने से मिलते हैं। तो हमको पहले किस पे फोकस करना चाहिए, इन 20% चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनसे हमको 80% रिजल्ट मिलता है। यानी कि हमको हाई रिटर्न एक्टिविटीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम जो टाइम का है वो यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके। वीकली एंड डेली प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि हमको प्लान करके चलना है कि आज दिन का हमारा ये टारगेट है, वीक में हमको ये टारगेट है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। मेक यूज ऑफ कमिटेड टाइम एंड कमिटेड यूज ऑफ टाइम, अगेन प्रतिबद्ध तरीके से समय का उपयोग करना। इस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट के ये क्या होते हैं, हमारे बुनियादी सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, यानी कि इन चीज़ों की हमको क्या बतानी है भाई, डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन किस चीज़ की, सबसे पहले हमको बताना है कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है।
हम कई बार सुनते हैं कि सृजनात्मक सोच होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए पर्सन की। तो क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। इट कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज एंड एक्सेस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मतलब क्या है कि जब हम सोच रहे हैं, देखो सोचते सारे हैं, लेकिन जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्रिएटिव वे में सोचते हैं, क्रिएटिव वे में सोचने का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है या जितना भी एक्सपीरियंस हमारे पास है उसको हमको एनालाइज करना है ऑब्जेक्टिव मैनर, यानी कि हमारे लक्ष्य के लिए। और इट कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज एंड एक्सेस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। किसी भी काम को करने के लिए जब हम क्रिएटिव तरीके से उस काम को करते हैं, उस कार्य को करते हैं, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मिनिमम एफर्ट के साथ और मैक्सिमम उसका रिजल्ट ले सकें, उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक एबिलिटी होती है, किस चीज़ की? निर्णय लेने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज टू चूज फ्रॉम द वेरिड ऑप्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन, कीपिंग इन माइंड द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन। निर्णय क्षमता विभिन्न विकल्पों में से हमारे अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करने की क्षमता को कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से जितनी हमको नॉलेज है और जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? उसी चीज़ को हम बोल देते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है कि हमको डिफाइन करना है कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर इज डिफाइंड एज द कलेक्टिव क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश ए पर्सन इंक्लूडिंग हिज रेप्यूटेशन, मोरल्स एंड विल पावर। यानी कि चरित्र किसी व्यक्ति विशेष के सामूहिक गुणवत्ता को दर्शाता है जिसमें उसकी प्रतिष्ठा, नैतिक मूल्य और इच्छा शक्ति शामिल होती हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी किस चीज़ की? कैरेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी के अंदर आपदा प्रबंधन कहते हैं, यहाँ पे ये टोटल 20 मार्क्स का पूछा गया है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एज ए कैडेट ऑफ एनसीसी व्हाट हेल्प कैन यू गिव ड्यूरिंग फ्लड्स। यानी कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करेंगे? तो बाढ़ के अंदर आप क्या क्या मदद कर सकते हैं? बाढ़ में जो फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, यानी कि किसी ऊंची जगह पर पहुंचाना, घायलों को फर्स्ट एड प्रदान करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, कपड़ा आदि की व्यवस्था करना, ठीक है। और जो भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से डॉक्टर्स काम करते हैं, पुलिस स्टाफ काम करता है, तो उनकी हेल्प करना, इस तरीके से हम बाढ़ के अंदर, ड्यूरिंग फ्लड के अंदर एनसीसी कैडेट होने के नाते हम भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये बताया गया कि वेरियस बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, यानी कि जो भी आपदा है उसको हमको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना यानी कि बताना है हमको कि किस किस तरह की आपदाएं होती हैं। तो आपदाएं जो होती है ना, वो मुख्यतः दो तरह की होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि आपदाएं मुख्यतः होती हैं कितने तरीके की? दो तरीके की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर और दूसरा कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के अंदर आती हैं जैसे विंड रिलेटेड, हवा से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर धरती से संबंधित, ठीक है। कोई आंधी तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल डिजास्टर होते हैं। जबकि मैन मेड क्या है? रोड एक्सीडेंट हो गए, मैन मेड है। कहीं आग लग गई है किसी व्यक्ति की वजह से या किसी फैक्ट्री में लग गई है, तो वो मैन मेड है। फॉरेस्ट के अंदर फायर जब किसी आदमी के द्वारा या फिर किसी ऐसे रीजन से लगती है जो कि मैन मेड रीजन होता है, तो वो फिर मैन मेड डिजास्टर में आता है। और टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑब्वियसली मैन मेड डिजास्टर होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंदर भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी लहरें होंगी। और मानवकृत आपदाओं के अंदर बाढ़, बम विस्फोट, अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, आतंकवाद या युद्ध। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि बाढ़ मानवकृत में कैसे है? अगर बाढ़ किसी मानव निर्मित कारण के कारण, यानी कि कोई डैम बनाया और वो डैम टूट जाता है इस वजह से कि वो अच्छे से नहीं बना रखा था, तो वो मानवकृत में आता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो बाढ़ जो होती है वो एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के अंदर हम बाढ़ को प्रेफर करेंगे लिखना, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन के क्या क्या लाभ होते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं
कि आपको ज़रूर जाना है टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है अपने चैनल का नाम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको अपना चैनल मिल जाएगा जिस पे हज़ारों एनसीसी कैडेट पहले से जुड़ चुके हैं। वहाँ पे एनसीसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्वेश्चन पेपर हो गए, पीडीएफ होगी, एनसीसी के क्विज हो गए, यानी कि एनसीसी से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक मटेरियल जो आपके एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट में हेल्प करता है, वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अपडेट होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वृक्षारोपण से क्या लाभ है, यानी कि जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं। तो क्या होंगे, यूजफुल इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है कि जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प होती है। स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जो रेगिस्तान फैल रहा होता है उसको रोकने के लिए पेड़ जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं। स्टॉप लैंड इरोजन, लैंड इरोजन यहाँ पे क्या होता है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं पेड़ पौधे। अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी की जो उत्पादकता है, जो लकड़ी की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे होती है। यूजफुल इन फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोकने के लिए भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं। यूजफुल इन वाइल्ड एनिमल कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन, सीधी सी बात है, जब पेड़ पौधे होंगे जब भी उसमें जंगली जीव रह पाएंगे। अगर हम पेड़ों को ही हटा देंगे, वनों को हटा देंगे, तो वहां पर जंगली जीव नहीं रह पाएंगे, तो उनको कैसे संरक्षित किया जा सकेगा। एनवायरमेंट कंट्रोल, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। यूजफुल इन मॉनसूनल रेनफॉल, आपको पता है कि जब हम पेड़ लगाएंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी जो हमारी फसलों के लिए अच्छी होती है। फ्रूट अवेलेबिलिटी, हमें फल मिलेंगे। प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल, और वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं उनको ये शरण प्रदान करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी होता है, भूमि कटाव को रोकना, बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी, पर्यावरण संतुलन, फल उपलब्धता, रेगिस्तान के प्रसार में रोक, लकड़ियों की उत्पादकता, वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी, मानसूनी बारिश में उपयोगी, और जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्तदान से क्या लाभ है। रक्तदान, जिसे हम ब्लड डोनेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके कोई 5 लाभ बताने हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 5 यहाँ पे फायदे इसके पूछ रखे हैं। सबसे पहला तो है कि फ्रेश एंड न्यू ब्लड फ्लो इन दी बॉडी, कि जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी जगह नया खून बनता है। नया खून बनेगा तो हमारे शरीर के अंदर ताज़ा खून फ्लो करेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। दूसरा, सेव्स लाइफ, जब भी हम रक्तदान करेंगे तो उससे किसी का जीवन बचता है। तीसरा, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ ब्लड सो इट इज एसेंशियल, अब यहाँ पे रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। आफ्टर डोनेटिंग द ब्लड, डोनर गेट्स फ्री ब्लड ऑन रिक्वायरमेंट, यानी कि रक्तदान करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इससे हमेशा जो हार्ट अटैक का खतरा होता है वो कम हो जाता है। वो किस तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ब्लड जब एक तरीके से थिक हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हार्ट जो है हमारा वो अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगता है दोबारा से, क्योंकि ब्लड की जो थिकनेस होती है वो उसके पहले के मुकाबले कम हो जाती है। तो इसलिए भी ब्लड डोनेशन हमारी कई तरीके से हेल्प करता है, हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ये है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख सामाजिक गतिविधियों के नाम लिखे, यानी कि नेम दी 5 मेजर सोशल एक्टिविटीज़ डन बाय दी एनसीसी कैडेट्स। तो सबसे पहला यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान शिविर। दूसरा यहाँ पे ट्री प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण। तीसरा यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छ भारत अभियान। चौथा यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जागरूकता कार्यक्रम। अब वो जागरूकता किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें, एड्स से रिलेटेड जागरूकता फैलाना, कोविड-19 से रिलेटेड जागरूकता फैलाना, पेड़ पौधों को लगाने से रिलेटेड जागरूकता फैलाना। और फिफ्थ हमारा यहाँ पे असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिविल प्रशासन की सहायता करना। जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान एनसीसी के कैडेट्स द्वारा पुलिस प्रशासन की सहायता की गई, डॉक्टर्स की सहायता की गई, इसी तरीके से सिविल प्रशासन की सहायता एनसीसी कैडेट्स द्वारा समय समय पर की जाती है। और ये 5 प्रमुख सामाजिक गतिविधियाँ हैं जिनमें एनसीसी कैडेट्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों के नाम लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहला है फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। दूसरा यहाँ पे है डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। तीसरा यहाँ पे है चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग यानी कि बाल दुर्व्यवहार और तस्करी। चौथा यहाँ पे है ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी। और फोर्थ यहाँ पे है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। तो ये 5 क्या होती हैं, सोशल इविल्स होती हैं
यानी कि सोशल सामाजिक से रिलेटेड जो है क्या है यहाँ पे बुराइयाँ हैं। अगर आपको भी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पांचों लिखनी है, इसके अलावा आपको कोई लगता है कि ये समाज के अंदर बुराई है जो ख़त्म होनी चाहिए ताकि हमारा समाज बेहतर हो सके, हमारा देश तरक्की कर सके, तो वो चीज़ें भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि सही और गलत हमको बताने हैं। सबसे पहला यहाँ पे है कि वन शुड नॉट ईट फूड विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एड्स, यानी कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड्स जिस व्यक्ति को हो रखी है उसके साथ भोजन करने से एड्स कभी भी नहीं फैलता। ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। एड्स की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आप अगर आपको HIV की फुल फॉर्म पता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पता है तो चेक करके बताएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड डोनेशन कोजेज इम्बैलेंस इन दी बॉडी, यानी कि जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उससे शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ब्लड डोनेट करने से, तो कोई असंतुलन पैदा नहीं होता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट है रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर होता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये, एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टॉपिक पार्ट नंबर 5, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन, शरीर से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स का ये टॉपिक हमसे पूछा गया है हमारे C सर्टिफिकेट के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। तो सांप के काटने पर क्या करें? पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टे काम, मेक दी विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली, पहले तो उसको शांति से लेटा दें, उसको कहेंगे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे गिव कन्विंसिंग रीअश्योरेंस अगेंस्ट फियर ऑफ डेथ, क्योंकि आपको पता होगा कि सांप के काटने से सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो डर के कारण होती हैं, तो उसे समझाएं अच्छे से कि ठोस आश्वासन दें कि कोई डरने की बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी बुलाएं। टेक ऑफ एनीथिंग कंस्ट्रक्टिंग द एरिया सच एज रिंग और वॉच, यानी कि क्षेत्र को संकुचित करने वाली किसी भी चीज़ को उतार दें, जैसे कि अंगूठी या घड़ी। यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि जहाँ पे सांप ने काटा है उससे आगे ब्लड फ्लो ना हो, इसके लिए उसको अच्छे तरीके से बांध देना चाहिए, ताकि वो पूरे का पूरा जहर है वो पूरे के पूरे शरीर में ना फैले। और इफ ब्रीथिंग फेल स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और अगर सांस लेना व्यक्ति बंद कर देता है तो हम आर्टिफिशियल सांस उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्पर्श संबंधी बीमारी से बचाव पर लघु नोट लिखें, यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छूने से फैलती है, जैसे हम कोविड-19 को ही देख सकते हैं, छूने से या फिर उस वायरस के कॉन्टैक्ट में आने से ये बीमारी फैल जाती है, तो उसके ऊपर एक लघु नोट लिखना है। तो सबसे पहली बात तो है कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट। सेग्रीगेशन से मतलब यहाँ पे उसको अलग करना, यानी कि आइसोलेट करना, या आइसोलेट का ही सिनोनियम है। तो सबसे पहले तो अगर जिस व्यक्ति को छूने से ही बीमारी फैलती है तो उस व्यक्ति को आप आइसोलेट कर दें, यानी कि उस व्यक्ति को अलग कर दें, सेग्रीगेट कर दें। नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द रिलेटिव स्टाफ, और उसके जो भी रिलेटिव है या स्टाफ है उनको कहें कि कृपया करके आप इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना रहें। अर्ली डायग्नोसिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जल्दी से जल्दी आप उसके निदान का प्रयास करें, उसको अच्छे से अच्छी दवाइयाँ और इलाज प्रोवाइड करें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑल द एक्सक्रीटा ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो भी एक्सक्रीटा मलमूत्र जो भी चीज़ है वो पेशेंट का होता है तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, मतलब खुले में ना फेंकें, ताकि किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ सके। और नेक्स्ट है अटेंडेंट्स टू टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर, और सभी निवारक उपाय करने के लिए एक अटेंडेंट होना चाहिए, जिससे वो जो है उस चीज़ के ऊपर जो है रोकथाम लगाई जा सके, उस चीज़ को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमको बताने हैं कि विभिन्न प्रकार की बैंडेज कौन कौन सी होती हैं, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताना है। तो पट्टियाँ कई तरह की होती हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है कि सिंपल बैंडेज, जो नॉर्मली बैंडेज हम देखते हैं, सिंपल बैंडेज होगी वो सरल पट्टी। फिर ट्रायंगुलर बैंडेज होती है वो त्रिभुजाकार पट्टी। स्मॉल बैंडेज होते हैं छोटी पट्टी। टी शेप बैंडेज होती है टी आकार की पट्टी।
फर्स्ट फील्ड बैंडेज होती है फर्स्ट फील्ड बैंडेज यानी कि फर्स्ट फील्ड पट्टी, पट्टी ड्रेसिंग बैंडेज, और क्रेन बैंडेज यानी कि क्रेन पट्टी। तो ये डिफरेंट तरह की क्या होती हैं भाई, पट्टियाँ होती हैं कि नहीं। 5 के नाम आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप इनके आंसर लिख के आ सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की जो पट्टियाँ या बैंडेज होते हैं, इनके अलग अलग पर्पज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि आप कैंप क्षेत्र को कैंप के दौरान किस तरीके से साफ रखेंगे। हाउ शुड वी कीप कैंप साइट क्लीन ड्यूरिंग द कैंप ट्रेनिंग। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है वहाँ पर, कि पहली बात तो जो हमारा यूनिट लाइन एरिया है उसको हम साफ़ रखेंगे, जो से हमारे बाथरूम वगैरह हैं जिनका हम यूज़ करते हैं उसकी हम अच्छे से सफाई रखेंगे। जो हमारे कुक हाउस है जहाँ पे खाना बनता है, डाइनिंग हॉल है, तो उसको हम अच्छे से साफ़ रखेंगे। वॉशिंग पॉइंट है जहाँ पे, उसकी सफाई हमको रखनी है। किसी भी जो गहरी जगह है वहाँ पे पानी हमको इकट्ठा नहीं होने देना। वेस्टेज फूड थ्रू इन शोकेस पिट, जो भी हमारा खाना बच जाता है, पहली बात तो हमको बचाना नहीं, अगर बच जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से, उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है। और गार्बेज जो हमारा कचरा होता है उसका भी डिस्पोजल अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये यहाँ पे हिंदी में लिखी हैं बातें, आप एक बार रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये बड़ी ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और हम कॉमन सेंस का यूज करके इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ। एनी 5 हमको लिखने हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि एवरीडे बाथिंग, प्रतिदिन नहाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट, हमारा जो संतुलित भोजन होना चाहिए। अर्ली गेटअप, सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज हमको प्रॉपर करनी है। और 6 to 8 आवर्स स्लीपिंग करनी है, यानी कि हमको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि ट्रैकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखो। कि जब भी हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। वे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स हमारा हो गया भाई। तो फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड बॉक्स होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। स्लीपिंग मैट होना चाहिए हमारे पास। स्लीपिंग बैग होना चाहिए। ए गुड पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूतों की अच्छे से होनी चाहिए। टॉयलेटरी आइटम्स हमारे पास होनी चाहिए। बैटरी होनी चाहिए, रात को अगर ज़रूरत पड़ती है तो। टॉर्च होनी चाहिए। मार्कर और चाक होने चाहिए किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। पीने का पानी हमारे साथ होना चाहिए। खाना, और उसके साथ में कुकिंग यूटिनलेस, खाना बनाने के लिए जो बर्तन रिक्वायर्ड होते हैं वे हों। सफिशिएंट क्लोथिंग और प्रॉपर हमारे पास कपड़े होने चाहिए। कैप होनी चाहिए और साथ में एक कैमरा, ताकि हम जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब भी हम ट्रैकिंग के लिए जाएं तो ये हमारे साथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली 5 एडवेंचर एक्टिविटीज़ लिखो। राइट एनी 5 एडवेंचर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय दी एनसीसी कैडेट्स। तो कौन कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पे साइकिल एक्सपीडिशन यानी कि साइकिल अभियान, माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ों पर चढ़ना, पैरासेलिंग हो गया हमारा, यहाँ पे पैरा जंप हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अब पैरास्लीदरिंग लिख सकते हैं, ये एनसीसी कैडेट्स के द्वारा की जाती है। घुड़सवारी की जाती है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैवेलरी से रिलेटेड हमारा हो गया। और भी बहुत सारे जो भी चीज़ें आपको पता है वे चीज़ें आप यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर लिख सकते हैं, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यहाँ पे की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि राइट 10 सेफ्टी टिप्स विच यू विल बियर इन माइंड वाइल गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं यानी कि पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं, तो कौन कौन सी वे 10 बातें हैं जो आपको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। तो सबसे पहली तो बात, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं रॉक क्लाइंबिंग के दौरान उनका प्रॉपर हमको ध्यान रखना है। जैसे हार्नेस को हमेशा चेक करें, ठीक है। गांठों को हमेशा चेक करें, जो भी नोट हमने बांधे हैं, कोई गांठ हमने बांधी है तो उसको प्रॉपरली चेक करें, वो खुल ना जाए। हेलमेट का प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रस्सी और विले डिवाइस को हमेशा चेक करें। रस्सी जो यूज़ करें वो लंबी रस्सी का इस्तेमाल करें। ज़रूरत के मुताबिक उपकरण लाएं, वो ना ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। ज़रूरत से कम भी नहीं होने चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और रस्सी हमेशा पैर के ऊपर रखें, ये बात हमको ध्यान रखनी है। जो क्लिप करनी है हमको रस्सी की वो बिल्कुल सही जगह पर करनी चाहिए। और ऑलवेज यूज सेफ एंकर्स, और हमेशा सुरक्षित एंकर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण, यानी कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर हमारा ये है कि व्हाट आर दी नीड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा का जो जल है उसके संचयन की क्या आवश्यकता है। सबसे पहली तो आवश्यकता ये है कि इट रिचार्जेज सब सोइल एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है इसको ये क्या करता है, रिचार्ज करता है।
भूजल जो हो वह हमारा होता है उसको ये क्या करता है, रिचार्ज करता है। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का जो लेवल होता है उसको ये बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन फ्री पोर्टेबल वाटर, पोल्यूशन फ्री यानी कि प्रदूषण रहित पीने योग्य पानी। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, तो पीने योग्य पानी इससे हमें मिलता है। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स एंड पॉन्ड फॉर लेटर यूज, इसको हम बाद में पानी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको हम बड़े पॉन्ड के अंदर, बड़े टैंक्स के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। हिंदी के अंदर अगर हम कहते हैं तो यह जो ऊपरी मिट्टी होती है और भूजल को क्या करता है, रिचार्ज करता है। जल स्तर का स्तर बढ़ता है यहाँ पे। यह बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है। वर्षा जल को बाद में उपयोग करने के लिए विशाल टैंकों और तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है, और इससे जो हमारी भूजल के ऊपर निर्भरता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फ़ायदे होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, यानी कि जो वर्षा का जल होता है उसका संचयन करने के। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के संसाधन क्या होते हैं, दो उदाहरण के साथ समझाएं। यानी कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं उनको हम रीन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय साधन कहते हैं, नवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और नॉन रीन्यूएबल जिनका हम प्रयोग दोबारा से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो रीन्यूएबल जिस तरीके से विंड एनर्जी का प्रयोग हम दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन कोयले का प्रयोग एक बार अगर हमने कर लिया तो उसका दोबारा से प्रयोग हम नहीं कर सकते। तेल अगर हमने, जो हमारा ऑयल होता है उसको, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसका प्रयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका प्रयोग हम दोबारा से नहीं कर सकते, तो वो नॉन रीन्यूएबल के अंदर आता है। तो रीन्यूएबल के अंदर रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जैसे सोलर एनर्जी का प्रयोग हम दोबारा से कर सकते हैं, हाइड्रो पावर पानी इसके थ्रू जो हम बिजली बनाते हैं, बायोमास हमारा हो गया, जियोथर्मल हो गया, या विंड एनर्जी होगी, ये सारे के सारे हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनवीकरणीय की, यानी कि नॉन रीन्यूएबल जो से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो नॉन रीन्यूएबल के अंदर जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फायरवुड हो गया, कोयल हो गया, तो इनका प्रयोग हम दोबारा से नहीं कर सकते। ये ऐसे संसाधन हैं जो बहुत लंबे समय तक भूगर्भीय समय पर बनते हैं और जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में नहीं बनते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों साल लग जाते हैं, और एक बार हमने यूज़ कर लिया तो दोबारा से हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनको हम नॉन रीन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन हम इनको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं हम इनको यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी सोलर एनर्जी, राइट 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। यानी कि सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के 3 लाभ बताओ। तो सौर ऊर्जा तो जो एनर्जी हमको सूर्य से मिलती है। सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द सन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन बी डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट। तो उसको हम कहते हैं। फायदे क्या 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 हैं इसके। पहली बात तो ये है कि सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी हमको धूप मिल जाती है तो कोई कमी नहीं है। ये स्टोर की जा सकती है फ्यूचर यूज़ के लिए। जिस तरीके से आपको पता है कि हम जो सोलर प्लांट होते हैं उनका प्रयोग करके हम इसको बिजली बना सकते हैं और बिजली को बैटरी के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है, और ये जो है इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। जिस तरीके से हम कोयले का प्रयोग करते हैं, पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन फ्री होती है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी के ये क्या होते हैं भाई, 3 क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। ये यहाँ पे लिखे हैं हिंदी के अंदर, इनको भी आप पोज करके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड ओटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बाधा प्रशिक्षण जिसको हम कहते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखो। तो 5 की जगह यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं। वे कौन कौन से हैं, सबसे पहला है स्ट्रेट बैलेंस, फिर क्लियर जंप, फिर गेट वोल्ट, फिर जिगजैग बैलेंस जो इस तरीके से बैलेंस होता है, फिर हाई वॉल एक बहुत ही ऊंची दीवार, फिर डबल डिच जिसके अंदर डबल खाई होती है, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंप और स्ट्रेट बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्या हैं, बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं जो एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यकीन मानिए अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कम समय के अंदर वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, सेम नेम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहती है। सो जय हिंद।
थैंक यू वेरी मच।